कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, बदल के रहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। मेरे परिवारजनों, ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। यहां आदिवासी मेरे भाई बहन, मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहां आए थे। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकार ही थी, अटल जी की सरकार थी जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। और कांग्रेस ने इतने दशकों का क्या किया भाई? कांग्रेस ने बस्तर को भी दशकों तक नजरअंदाज किया। आप लोगों की परवाह ही नहीं की। उनके दो चार ठेकेदारों को संभालते थे और वही आपसे वोट लेकर के उनको दे देते थे, उनकी गाड़ी चल जाती थी, उनको आपकी परवाह ही नहीं थी। ये भाजपा सरकार है, यहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था। साथियों, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत वर्ष मैंने आदिवासी क्षेत्रों में गुजारा है। मेरा तो आपसे सीधा नाता है, दिल का नाता है। मुझे गर्व है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने का गौरव भी भाजपा को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ में अपनी उपलब्धियों को लगातार गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से प्रदेश के किसानों को सर्वोपरि रखा है। राज्य के 65 लाख गन्ना उत्पादक किसानों को डबल इंजन सरकार ने अब तक 2,16,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश के 45 जिलों के लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना उगाया जा रहा है और इसका रकबा तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से पेराई सत्रों क्रमशः 2016-17 से लेकर 2021-22 तक जो भी गन्ना मूल्य देय था उसका पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, जबकि वर्ष 2022-23 पेराई सत्र का भी अब तक 87% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सभी किसान अब शुगर केन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इन सबका एक मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाया गया, किसानों को मोबाइल पर ही पर्ची मिलने लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कोरोना काल में भी प्रदेश की चीनी मिलें चलती रहीं और किसानों को 5,09,54 करोड़ मूल्य का गन्ना भुगतान हुआ। पूरा हुआ गन्ना भुगतान, खुशहाल हुआ किसान। किसानों की सबसे हितैषी सरकार, मिलेट के किसानों को समर्थन मूल्य और सब्सिडी देने वाला इकलौता राज्य। साल भर में 2.5 गुना बढ़ा मिलेट्स की खेती का रकबा। सुदूर गांव में बढ़ी खुशहाली। खुशहाल किसान, सर्वाधिक भुगतान। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार की सब्सिडी भी मिलती है। भारत सरकार की लिस्ट में देखें, कोदो कुट की समर्थन मूल्य नहीं, रागी का तो है, दलहन तिलहन का है, ज्वार का है, बाजरा का है, लेकिन कोदो कुट की कोई समर्थन मूल्य नहीं है। इन लोगों से विभाग से प्रस्ताव मंगाए और प्रस्ताव मंगा के कैबिनेट में डिसाइड किए कि इसे 3,000 रुपये ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आपको एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की नगरनार ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है, और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। मेरे साथियों, ये स्टील का कारखाना, मुझे याद है हमारे बलिराम जी कश्यप उस जमाने से हमें क्या करते थे। इस कारखाने की मांग आप सभी दशकों से कर रहे थे। हमारी जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती थी, मैं गुजरात से मुख्यमंत्री के नाते मीटिंग में आता था दिल्ली में, रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते आते थे और हर मीटिंग में रमन सिंह जी स्टील के कारखाने के लिए जोर से आवाज उठाते थे। आपकी आवाज वो वहां पहुंचाते थे। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, क्या करते थे? कच्चा माल विदेश भेजो और फिर उसी कच्चे माल से बना महंगा सामान महंगे पैसे देकर के आयात करो। कहते हैं ना, गेहूं बाहर भेजो और फिर ब्रेड बना करके लाओ। क्या ऐसा कोई करता है भाई? ऐसा कोई करता है क्या? आप मुझे बताइए, आप जो घर में चावल खाते हैं तो क्या ऐसा कोई करता है कि पहले उसका धान विदेश भेजा जाता है, फिर वो धान विदेश में धुला जाता है, फिर वो धान विदेश में साफ किया जाता है, फिर धान को वहीं विदेश में भी पकाया जाता है और फिर वो पका पकाया चावल
आपको खाने के लिए मिल जाता है। ऐसा कभी होता है क्या? आप अपना धान, अपना चावल खुद ही करते कि नहीं करते हैं? आप धान भी यही उगाते हैं, उसे साफ भी यही करते हैं, यही पकाते हैं और यही अपने घर में खाते भी हैं। लेकिन कांग्रेस को ये करने में कट की कट हो जाती है, कमीशन नहीं मिलता है। इसलिए क्या किया उन्होंने? ये हमारे इलाके में जो आयन और है ना, ये दुनिया का उत्तम से उत्तम आयन और है, दुनिया का। ये हमारे बस्तर में है। लेकिन ये क्या करते थे? आयन और में से स्टील यहां बनाने के बजाय, जिसका कोई हिसाब किताब न हो, कितना माल निकाला पता न चले, जितना उठा सकते हो उठाओ, विदेश भेज दो और बीच में मलाई खा लो। कोई भी सरकार होती तो उसकी प्राथमिकता होती कि यहां बस्तर में ही स्टील का कारखाना लगाए। लेकिन कांग्रेस ने यहां से कच्चा माल निकाला और फिर कच्चा माल ही विदेश भेज दिया। इसमें कांग्रेस के नेताओं ने कमाया, यहां के नौजवानों को कुछ नहीं मिला। बस्तर के नौजवान मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी है, आपके बीच में पला बड़ा है, इसलिए आपका ही सोचता है। गरीब की चिंता, गरीब के हित, यही मोदी के दिमाग में भरा पड़ा रहता है। इसलिए हमने दिल्ली में, मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया, हमने बस्तर में स्टील कारखाने का काम तेजी से पूरा करवाया। भाजपा सरकार ने लगभग 24,000 करोड़ रुपए स्टील के कारखाने पर लगाए। इससे इस क्षेत्र के 50-55 हजार साथियों को रोजगार मिलना तय हुआ है। सरकार ने यह भी तय किया है कि स्टील की जो प्लांट की क्षमता है उसको और बढ़ाना है, मुझे और पूंजी लगानी है ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले। यानी स्टील प्लांट पर अब जी हजारों करोड़ रुपयों का और निवेश होने वाला है। और जब ज्यादा निवेश होगा और बड़ा कारखाना होगा तो पूरे विस्तार की किस्मत और तेजी से बदलने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे यहां गुजरात में स्टील बनाने का एक कारखाना है। वहां तो आयरन और भी नहीं है, हम बाहर से लाते हैं। लेकिन स्टील कारखाना होने के कारण कार बनाने के अनेक कारखाने वहां लग गए, गाड़ियां बनाने, क्योंकि स्टील की उनको जरूरत थी, पास में ही मिल जाता था। अब यहां स्टील बन रहा है ना, और भी कारखाने यहां लगने वाले हैं। और यहां पर करीब 1.5 लाख साथियों के लिए नौकरी की, रोजगार की संभावना बनेगी। और मेरे शब्द लिखिए भैया, आज छत्तीसगढ़ का नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाता है, एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान के नौजवान रोजगार के लिए बस्तर आना चाहेंगे, बस्तर आना चाहेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, मोदी अगर ये काम कर देगा तो कांग्रेस के लोगों के लिए भ्रष्टाचार के रास्ते रुक जाएंगे। खदान में से जो माल खाते थे उस पर मोदी ने ताला लगा दिया और इसलिए छटपटा रहे हैं। आज भी
आज भी कितनी झूठी बातें फैलाई, लेकिन आपने उन पर ये तमाचा मारा है। इतनी पब्लिक आकर के आपने उनको तमाचा मारा है। झूठी बातें फैलाकर इनका इरादा समझिए। बस्तर के मेरे नौजवानों, इनका इरादा समझिए। ये झूठी बातें फैलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी नहीं होने देगा। ये बस्तर का स्टील प्लांट आपका है, बस्तर के लोगों का है। इस स्टील प्लांट के मालिक मेरे बस्तर के लोग हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मोदी इसका मालिक नहीं है। मोदी इसका मालिक नहीं है, और नहीं कोई दूसरा नेता, कोई कांग्रेसी को मैं इसका मालिक बनने देने वाला हूं। इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिर्फ बस्तर के मेरे भाई बहन है। ये हक आपका है, कोई आपका हक छीन नहीं सकता है। इस पर कांग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उनको कटकी कंपनी, कमीशन कंपनी, भ्रष्टाचार, बेईमानी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप मेरे साथ सहमत हैं? तो एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। मेरी इस बात के समर्थन में अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, देखिए, वाह, दूर दूर तक शाबाश। ये ताकत है। वाह, देखिए, ये मीडिया वाले आपकी फोटो निकाल रहे हैं। देखिए, ये समर्थन है। ये स्टील प्लांट के लिए समर्थन है। कैसा झूठ बोलते थे, और ईमानदारी देखिए, ये सच्चाई यहां देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बस्तर के भाइयों बहनों। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि उसे छत्तीसगढ़ के लोगों की परवाह नहीं है। उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटना है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटने भी कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां से जो भी खनिज निकलता था, उसका लाभ कांग्रेस के राज में यहां के नागरिकों को, नौजवानों को नहीं मिलता था। इसलिए दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद खनिज से जुड़ी नीति में हमने बड़ा बदलाव किया। हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाने का फैसला किया। यानी जो भी खनिज यहां से निकलेगा, उसका एक हिस्सा आपकी मालिकी का होगा, आपके विकास के लिए होगा। ये खनिज मोदी की मालिकी की नहीं है। ये खनिज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की नहीं है, ये आपकी है। इसका हक आपको देने का काम ये मोदी ने किया है। भाजपा ने आपको विकास का साझेदार बनाया, आपको पार्टनर बनाया। इसके तहत छत्तीसगढ़ को
8,000 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन जानते हैं कांग्रेस ने इस पैसे से क्या किया? क्या कि कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया है। साथियों, आपकी वन उपज के साथ कांग्रेस ने क्या किया, ये भी आपने देखा है। वन उपज तो हमारे जनजातीय समाज के आर्थिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन जब तक दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, तब तक ये लोग सिर्फ 10-12 वन उपजों पर ही एमएसपी देते थे। आज जो नौजवान हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी